आज आप लोगों के साउंड में नया टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पे। तो अभी तक हम लोग साउंड के बारे में काफी कुछ पढ़ करके आए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स भी आज हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके पास 3 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सिलेबस में है। मतलब साउंड जो होती है, अगर आपको किसी साउंड के बारे में जानना है तो उस साउंड के बारे में जानने के लिए आपको साउंड के बारे में एटलीस्ट 3 चीजों के बारे में तो पता ही होना चाहिए। सबसे पहले होता है हमारे पास पिच, फिर होती है साउंड की लाउडनेस, और तीसरा होता है हमारे पास क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, क्वालिटी बोल दें या फिर टिम्बर बोल दें, बात एक ही होती है। तो पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी, 3 चीजें हम लोगों के पास यहां पर रहेंगी। एक ही चीज है क्वालिटी और टिम्बर। अभी मैंने वही चीज बोली कि क्वालिटी बोले या टिम्बर बोले, बात एक ही है। ठीक है, पिच हो गया, लाउडनेस हो गई, और एक क्या होता है अपने पास यहां पर टिम्बर या फिर क्वालिटी। देखो पिच की बात करते हैं। पिच पे अगर आ जाए तो पिच ऑफ साउंड क्या है? पिच, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर एक साइड में किसी लड़के को खड़ी करूं और दूसरी साइड कोई लड़की खड़ी है, अगर दोनों एक साथ भी बोलेंगे ना, मैं कहता हूं दोनों सेम ही बात बोल रहे हैं, तो भी आप आवाज सुन के पहचान जाओगे कि एक आवाज इसमें से लड़की की है और दूसरी आवाज किसकी है? अपने पास लड़कों की है। क्योंकि जो लड़कियों की आवाज होती है, लड़कियों की आवाज में क्या होता है, अपने पास जो पिच होती है वो हाई होती है या लो होती है? कैसी होती है? उसमें हाई होती है। मतलब उनकी आवाज में जो तीखापन है ना, श्रिलनेस जो है वो ज्यादा है। मतलब अगर वो चिल्लाएंगी तो आपके कानों में आवाज ज्यादा चुभेगी, चुभी हुई साउंड प्रोड्यूस करेंगी। आ रही है बात समझ में? अगर वो चिल्लाते हैं तो, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है, कोई छोटा बच्चा अपने पास रो रहा है, तो छोटे बच्चे जब रोते हैं तो सभी को बहुत इरिटेशन होती है कि यार ये क्यों रो रहा है, इसे चुप कराओ कोई। क्योंकि जब वो बच्चा रो रहा है तो वो ज्यादा तेज चिल्ला नहीं सकता। लेकिन बात क्या है कि जो भी वो अपने पास यहां पर जब साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो साउंड को एक ऐसे लेवल पे प्रोड्यूस कर रही है जो कि हाईयर पिचर का नोट है। पिच में मैं आपको एक चीज बता देता हूं। पिच में मैंने बोला श्रिलनेस, श्रिलनेस जिसको आप समझ सकते हो कि तीखापन कितना है किसी की आवाज में। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई बहुत तेज बोल रहा है, तेज नहीं। पिच का लेना देना तेज बोलने से या हल्के बोलने से नहीं है। पिच का लेना देना सिर्फ किस बात से है कि आपकी आवाज में जो वहां पे श्रिलनेस थी वो कितनी है। श्रिलनेस की यहां पर बात हो रही है। तो अब जैसे जो ह्यूमन वॉइसेस होती है, ह्यूमन वॉइसेस में आप या तो मेल पढ़ोगे या फीमेल पढ़ोगे। अब जो मेल वॉइस है, मेल वॉइस में क्या होता है, वहां पर जो मेल की जो वॉइस है उसमें पिच कम है, ठीक है, पर वजन ज्यादा है। ठीक है, भारीपन जो है वो आपको थोड़ा सा वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। और जो आपके पास फीमेल वॉइसेस है उनमें क्या है कि उनमें जो आपके पास आवाज है, आवाज में वजन कम है लेकिन पिच जो है उसकी हाईयर है, मतलब श्रिलनेस वहां पे ज्यादा है। तो आपके सामने जैसे यहाँ पर 2 पिचेस बनी हुई हैं, अगर आप पिच पे वेव पैटर्न को देखोगे, ये हमारे पास ना वेव पैटर्न है। तो जो लोअर पिच का साउंड है, लोअर पिच वाले साउंड में जो वेव पैटर्न होता है ना, अगर आप इसमें वेव्स को देखोगे तो वेव्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी ज्यादा है। जो करस्पॉन्डिंग वेव्स है इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, जबकि एक हाई पिच के साउंड जो है उसमें जो वेव्स है उनके बीच में डिस्टेंस मेरे पास कैसी है? कम है। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये y थी, और पहले वाले में जो मेरे पास एक कंसेक्यूटिव जो डिस्टेंस है आपके पास x है, तो देख के पता चल रहा है कि y की वैल्यू किससे कम है? मेरे पास यहाँ पर x से। तो हायर पिच के साउंड में जो करस्पॉन्डिंग वेव्स हैं, करस्पॉन्डिंग वेव्स के बीच का जो अपने पास लेंथ होती है ये क्या हो जाती है? यहाँ पर कम हो जाती है। और लोअर पिच में जो डिस्टेंस है अपने पास यहाँ पे ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे पिच पे ध्यान देंगे जरा। यहाँ पे पिच पे आ जाते हैं। देखो जो पिच की जो वैल्यू है, जो आपके पास पिच होता है साउंड का, वो किस बात पे डिपेंड करता है? हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पे। अब जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, कोई मेरे को बताएगा कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है हमारे पास? सोर्स पे। सोर्स पे जब आप सोर्स चेंज करोगे तभी अपने पास फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी वो किस पे डिपेंड कर रही है? सोर्स पे डिपेंड कर रही है। सोर्स का मतलब है कि भाई अब आपने बोला कि भाई मैंने जो गाना है वो सेम बजाया, अपने पास सेम म्यूजिक बज रहा है, बट एक जो म्यूजिक है वो हो सकता है फोन के स्पीकर से बजे, एक जो म्यूजिक है वो मेरे पास हो सकता है कि किससे बजाओ? आप एक बड़े से साउंड बार से बजाओ, और वही एक जो गाना है वो अपने पास कोई म्यूजिशियन जो आपके सामने यहाँ पे खड़ा हुआ है, जो सिंगर है वो गाए। तो इन तीनों ही जगह से जो साउंड निकलेगा, भले ही आपने सेम साउंड प्रोड्यूस करा है, पर सभी का जो पिच है वो अपने पास क्या रहेगा? यहाँ पर अलग अलग पिच रहेगा। और पिच क्यों अलग हो गई थी? क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है। और फ्रीक्वेंसी क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि आपके पास जो सोर्स है वो चेंज हो जाता है। हाँ, पिच थी। पिच को समझाने के लिए आपके सामने जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो वेव्स हैं, अगर मैं देखूं तो आपने बोला कि अगर मैं सिर्फ इतनी डिस्टेंस लेकर के चल रहा हूं तो ये हो सकता है ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x थी, और ये डिस्टेंस भी यहां से यहां तक कितनी है? अपने पास x है। तो इसी x डिस्टेंस में कहां पे नंबर ऑफ वेव ज्यादा निकल करके आई है आपके पास? पहले वाले में। तो इसका मतलब है यहाँ पे वेव फ्रीक्वेंसी हाई है। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास एट अ टाइम ज्यादा वेव्स वहां पर प्रोड्यूस हुई है, और यहाँ पर एट अ टाइम कम वेव्स प्रोड्यूस हुई थी, इसलिए डिस्टेंस भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर वेव्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब है वो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ज्यादा हो गई, और उसी के कारण पिच भी कैसा हो गया? आपके पास हाई हो गया। जबकि अगला वाला कैसा केस बन गया? मेरे पास एक
लो पिच का केस बन गया। ये अगला वाला जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये कैसा केस है, आपके पास एक लो पिच साउंड का केस है। ठीक है, इतनी बात आई यहाँ पर समझ में, जो लो पिच साउंड यहाँ पर आपके पास निकल करके आ रहा है। आगे अगर इसमें देखेंगे तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, इसमें लिखा हुआ है कि वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज श्रिल। श्रिल का मतलब हो जाए तो तीखापन है, जो आपके कानों को चुभ रहा है, उसकी बात हो रही है। ये कैसी होती है, हाई पिच के साथ होती है। और जबकि जो मेन का जो साउंड है वो कैसा है, इट इज ग्रेव इन नेचर ड्यू टू लो पिच। ग्रेव का मतलब है कि उस जो आवाज है उस आवाज में अपने पास वजन ज्यादा है। ठीक है, भारीपन जो है वो ज्यादा मिलेगा, तो वो उतनी श्रिल आवाज नहीं होगी। ठीक है, बट हाँ जो आवाज है, आवाज में मैं कह दूं जिसको हम कहते हैं ना बेस, जैसे आप लोग देखते हो एक होता है बेस, एक ट्रेबल। तो जैसे आपने देखा होगा जो ट्रेबल है, ट्रेबल जब मैं बढ़ाता हूं तो चुभने लगती है आवाज। तो अपने पास जो फीमेल वॉइसेस है आप ऐसा समझना उसमें ट्रेबल ज्यादा है, और जो मेल वॉइसेस है मेल वॉइसेस में बेस ज्यादा है। ठीक है, भारीपन जो है वो ज्यादा है आपके पास। तो जो पिच और फ्रीक्वेंसी है, पिच और फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम यूनिट होती है, और दोनों की यूनिट क्या होती है मेरे पास यहाँ पर, हर्ट्ज। चाहे पिच हो चाहे फ्रीक्वेंसी हो, दोनों की यूनिट क्या रहेगी अपने पास यहाँ पर, हर्ट्ज रहेगी। तो ये बात आई समझ में, यहाँ पर पिच वाली चीज आई, पिच में जो आपको यहाँ पर समझाया गया। ठीक है, आ गया सभी को पिच समझ में। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पे आ जाते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो साउंड का है वो ये क्या है अपने पास यहाँ पर, लाउडनेस। ठीक है, अब जिस चीज को अभी तक आप लोग इससे पहले मेरे से पूछ रहे थे, अब वही चीज आपके पास आ रही है, ये है लाउडनेस। तो देखो लाउडनेस का मतलब होता है कि आपके पास जो आवाज है वो तेज कितनी है, मतलब आवाज में एम्पलीट्यूड कितना है। तो लाउडनेस का आप लोग मीनिंग ध्यान रखना कि अगर मेरे को कभी लाउडनेस बतानी होगी ना किसी साउंड की, तो लाउडनेस बताने के लिए मैं उसके लिए सीधा सीधा साउंड का क्या निकाल करके देखूंगा अपने पास, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या होता था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन निकाल देते हो तो आपको क्या पता चल जाएगा, वहां पर एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे साउंड की क्या बढ़ने लग जाएगी आपके पास, लाउडनेस। तो अगर मैं आपको कहूं कि भाई आप घर में कोई अपने पास गाना सुन रहे थे, कोई म्यूजिक सुन रहे थे स्पीकर में, और आपको किसी ने बोला कि यार जाके आवाज कम कर दे, तो अगर आप जाकर के आवाज कम कर रहे हो तो आप अल्टीमेटली वहां पर क्या चीज डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो अपने पास, साउंड का एम्पलीट्यूड। तो आप साउंड का एम्पलीट्यूड वहां पर डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए आपने देखा भी होगा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पर कई बार जब ये सामान खरीदते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर के नाम से हमारे पास डिवाइसेस आती हैं। जैसे अभी मैंने भी जो पहना हुआ है इसको हम वॉइस एम्पलीफायर कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, मेरी वॉइस को एम्पलीफाई करके दे रहा है। अब आपको मेरी जो आवाज है वो ज्यादा तेज सुनाई दे रही है, तो मैं बोलने में एफर्ट उतना ही लगा रहा हूं जितना मैं पहले लगाता था, पर आपको जो आवाज है वो कैसे निकल करके आ रही है, ज्यादा तेज। अब मैं जितनी ज्यादा यहां से बढ़ाता रहूंगा आपको उतना तेज सुनाई देगा। तो ये मेरी वॉइस को क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। इट मींस जो लाउडनेस है वो क्या करेगा, आपको बढ़ा करके दे देगा। अगला यहां पर देखेंगे, अब आपके सामने यहाँ पे दो वेव पैटर्न बने हुए हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड कहां पर नापते थे हम लोग, एम्पलीट्यूड नापते थे हम लोग वाई एक्सिस पर, ये आपकी वाई एक्सिस है। वैसे सेम हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस बनाते हैं। तो अगर मैं वाई एक्सिस पर देखूं तो आपके पास जो यहाँ पे वाई ये क्या है, और वैसे अगले वाले का जो एम्पलीट्यूड है अगर मैं उसको देखूं तो वो एक्स आ रहा है। किसकी वैल्यू बढ़ी है, एक्स की वैल्यू बढ़ी है, वाई की वैल्यू बढ़ी है। तो एक्स किससे ज्यादा है यहाँ पर, वाई से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड वाला साउंड है वो लाउडर होगा, और जो पहले वाला साउंड है वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा फेंट है, या आप कह सकते हो कि हल्का है। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एम्पलीट्यूड नेचर जो है वो स्टडी करा, एम्पलीट्यूड का नेचर स्टडी करा, तो मुझे किसका आंसर मिल गया मेरे पास, लाउडनेस का। तो लाउडनेस का किससे लेना देना है, ठीक ठीक मेरे पास यहाँ पर एम्पलीट्यूड से। ठीक है, तो पहली चीज आई यहां पर आपको समझ में। तो लाउडनेस मेरे पास, क्या मैं कह सकता हूं कि लाउडनेस आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि आप ये पता लगाओगे कि आपके पास कौन सी साउंड धीमी है और कौन सी साउंड तेज है। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि आपको हेल्प करेगा कैसी साउंड्स को पहचानने में कि कौन सा साउंड आपके पास लाउड है एंड विच साउंड इज फेंट। फेंट का मतलब होता है हल्का, ठीक है, धीमा साउंड जो हमारे पास होता है। तो जब भी हम अपने दोस्तों से बात करते हैं तो हमारी आवाज कैसी रहती है, हल्की रहती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि भाई मैं कम एम्पलीट्यूड के साथ बात करूंगा। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग तो बहुत ही तेज बात करते हो। ठीक है, तो पब्लिकली जो आपके पास जब भी बात की जाती है तो पब्लिकली बात करते हुए आपने क्या ध्यान दिया होगा, जब पब्लिक गैदरिंग होती है तो हम लोग ज्यादातर यही कोशिश करते हैं कि भाई मैं थोड़ा सा तेज बोलूं, क्योंकि आसपास हल्ला हो रहा होगा तो आपको लाउड बोलना पड़ेगा। तो आप अपने साउंड का क्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप हेडफोन्स भी जो वेयर करते हो, आप हेडफोन्स में भी जब आवाज बढ़ाते हो वो एम्पलीट्यूड ही बढ़ रहा है। तो लाउडनेस का लेना देना किससे है, मेरे पास यहाँ पर एम्पलीट्यूड से है। आगे बढ़ेंगे। अब एम्पलीट्यूड जो होता है, या मैं कहूं जो लाउडनेस होती है, आपके पास किन किन फैक्टर्स पे यहाँ पे डिपेंड करती है। तो पहला चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाउडनेस जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी पे। ठीक है, जो भी बॉडी यहाँ पर वाइब्रेट कर रही है उसका एम्पलीट्यूड अगर बढ़ता चला जाएगा तो साउंड में जो लाउडनेस है वो भी क्या हो जाएगी, मेरे पास बढ़ जाएगी। अब आपने देखा होगा कि भाई हमारे पास जो ड्रमर होता है, ड्रमर क्या करते हैं, वो ड्रम बजाते हैं।
तो ड्रमर्स के जो ड्रम बजाने की अपने पास इंटेंसिटी होती है ना, मतलब कितना तेज बजा रहे हैं, वो जितना तेज ड्रम को बीट करेंगे उतना ज्यादा तेज आपको जो ड्रम का साउंड है वो सुनाई देता है। क्योंकि जब वो जोर से हिट कर रहे हैं, किसको जोर से हिट कर रहे हैं अपने पास, ड्रम को, तो वो जो ड्रम में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है वो ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ प्रोड्यूस होगी, तो वहां से जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो आपको सुनाई देगा। तो वो भी कैसे सुनाई देगा, फिर एक बेटर उसके साथ लाउडनेस के साथ या एक ज्यादा लाउडनेस के साथ। ठीक है, तो यहां पे जो सबसे पहला वाला फैक्टर है वो क्या बताता है कि जो लाउडनेस होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेरे पास, एम्पलीट्यूड के। अगर मेरे को एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया गया है तो लाउडनेस भी क्या हो जाएगी मेरे पास, बढ़ जाएगी। जब आप सितार को यहां पर देखते हो, देखो सितार में जब साउंड प्रोड्यूस होता है, सितारों या गिटारों, आपको क्या करना पड़ता है, उसकी स्ट्रिंग खींचनी पड़ती है, स्ट्रिंग खींचेंगे। अब आप जितना ज्यादा उस स्ट्रिंग को अपने पास तेजी से अपने पास प्लग करोगे वो उतना तेज आपको साउंड प्रोड्यूस करके देगा। तो आप एम्पलीट्यूड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। गिटार से भी जब साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, अगर उसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे प्रोड्यूस किया जाए तो लाउडनेस भी क्या हो जाती है मेरे पास, वहां पर बढ़ जाती है। ठीक है, सेकंड फैक्टर पे आ जाते हैं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि होता है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब ये हो गया कि जैसे अभी हम लोगों ने ड्रमर का एग्जांपल लिया था। अब ड्रम होते हैं, ड्रम्स में आपने साइज देखा होगा, जैसे जब मार्च होती है या परेड होता है तो वहां पे एक बड़ा सा ड्रम रखा हुआ होता है जिसकी मेम्ब्रेन बहुत बड़ी होती है, जबकि ड्रम छोटे छोटे साइज के भी होते हैं। ठीक है, जिसको कि वो जो ड्रमर्स हैं वो अपने पास बैठ के बजा लेते हैं, और एक होता है उनके पास वो बड़ा वाला ड्रम। तो जब बड़ा वाला ड्रम बजता है ना, तो वहां से जो आवाज निकलती है एक तो भारी होती है, और भारी क्यों है, वो आपको सुनाई भी तेज दे रही है क्योंकि वहां पे जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया। एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो लाउडनेस बढ़ गई। कैसे बढ़ाई मैंने ड्रम का मटेरियल सब सेम रखा, मैंने उसकी कंपनी भी सेम रखी, लेकिन मैंने मेम्ब्रेन का साइज बढ़ा दिया। मेम्ब्रेन का मतलब होता है वो जो पर्दा उस पे लगा होता है जिसको हम लोग हिट करते हैं, उसको मेम्ब्रेन कहते हैं, जो ड्रम की मेम्ब्रेन है। हाँ, जो आपके पास मार्च पास होती है, जो परेड होती है, जो वहां पे जो ड्रम यूज होता है। तो इट मींस मैं क्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का अगर एरिया बढ़ा दिया जाए तो उसके साथ साथ लाउडनेस बढ़ेगा या कम हो जाएगा मेरे पास, बढ़ेगा। क्या होता है अपने पास यहां पर, बढ़ता है। तो लाउडनेस जो होती है वो इसके कैसे निकल करके आ जाएगी, यहां पर भी अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल करके आ जाएगी। ठीक है, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी के भी जो लाउडनेस है वो कैसी है, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितना ज्यादा एरिया होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का, लाउडनेस भी हमारे पास उतनी ही ज्यादा रहेगी। आई ये बात समझ में यहां पर, जितना अभी तक आपको ये पढ़ाया गया है। अगली जो यहां पर अपने पास फैक्टर आ रहा है जिसपे हमारा लाउडनेस डिपेंड करता है, ये है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। देखो डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी में अब जो ये पार्ट आया है, ये वही चीज है जिसके बारे में अभी तक आप लोग मेरे से पूछ रहे थे। अब जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं, ठीक है, तो हो क्या रहा है कि भाई जो आगे जो बच्चे बैठे हुए हैं इनको मेरा साउंड तेज सुनाई देगा, और जो पीछे बच्चे बैठे हुए उनको मेरा जो साउंड है वो कम सुनाई देगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप तक पहुंचते पहुंचते ना जो साउंड वेव है, देखो सबसे पहले वाला जो बच्चा है जब वो साउंड वेव सुन रहा होगा तो आपके पास ये एम्पलीट्यूड है वेव का, पर ये टाइम के साथ ये जो एम्पलीट्यूड है ये क्या होता चला जाएगा मेरे पास, कम होता चला जाएगा। क्योंकि जब साउंड एयर में ट्रेवल करती है तो वो क्या करती है, डैम्प्ड वाइब्रेशन का एक एग्जांपल कह सकते हैं उसको, क्योंकि साउंड ने लगातार क्या करा होगा, एनर्जी को लूज कर दिया होगा। तो जो सबसे पास बच्चा बैठा हुआ है ना, वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ साउंड सुन रहा है, पर जो सबसे आखिरी में बैठा हुआ है वो सबसे लोअर एम्पलीट्यूड के साथ साउंड अपने पास सुन रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई वो दूर बैठ गया मेरे से, तो उस तक जो एम्पलीट्यूड पहुंचा साउंड का वो कम पहुंचा। तो होता क्या है, जब आप डिस्टेंस बढ़ा देते हो तो डिस्टेंस बढ़ाने से एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, साउंड का कम हो जाता है। और क्यों हो रहा है साउंड का एम्पलीट्यूड कम, क्योंकि साउंड ने अपने पास जो ज्यादातर एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ जो लॉसेस है वो एटमॉस्फेयर में लूज कर दी होगी। तो लाउडनेस जो है वो फिजिकल कंडीशन ऑफ द एयर्स ऑफ द लिसनर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे भी डिपेंड करती है कि अब आपके कान कैसे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कान से सुनता ही कम है, तो तब तो आप चाहे उसको आगे बैठाओ चाहे पीछे बैठाओ, तब तो क्या होगा, वो कहेगा नहीं नहीं मुझे तो आगे भी आवाज कम आ रही है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसके जो कान है वही खराब है, तब तो कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारे पास जो नॉर्मल केस है, जनरल केस की अगर बात करी जाएगी, तो डिस्टेंस बढ़ाने से जो एम्पलीट्यूड है साउंड का वो क्या हो जाता है मेरे पास यहाँ पे, कम हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है आपके पास क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड का ही दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास, टिम्बर। टिम्बर दूसरा जो अपने पास इसका नाम है वो क्या है, यहाँ पे टिम्बर है। देखो क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होता है, क्वालिटी ऑफ साउंड हमारे पास ये इस बात पे डिपेंड करती है कि भाई आपने अगर, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि आप क्या कहो, आप कहो कि मैं कोई गाना सुन रहा हूं, वो गाना कोई सा भी हो सकता है, अपने पास आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है, आपने बोला एक गाना मैं चलाऊंगा अपने फोन में, एक गाना मैं चलाऊंगा अपने हेडफोन्स में सुनूंगा और उसी गाने को एक बार स्पीकर से, और एक गाना मैं सुनूंगा उसी सिंगर के बिल्कुल लाइव, ठीक है, सामने, तो गाना तो सेम है, ठीक है, मतलब मैं जो साउंड प्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ सारी की सारी जो साउंड है अपने पास सेम नेचर की है।
पर बात क्या है कि जो आपने सोर्स लिया है ना, जो सोर्स उस तरीके की साउंड को प्रोड्यूस करना चाहता है, सेम टाइप ऑफ साउंड को प्रोड्यूस करना चाहता है, वो सोर्स ही डिफरेंट हो गया। ठीक है, अब श्रेया घोषाल कोई गाना गाए और सेम गाना आप सुनिधि चौहान से गवा दो, ठीक है, तो दोनों की आवाज अच्छी है, लेकिन बात क्या होगी, आप सुनते ही पहचान जाओगे कि सुनिधि चौहान की आवाज में गाया हुआ गाना कौन सा था और अपने पास श्रेया घोषाल की आवाज में गाया हुआ गाना कौन सा था। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड, क्योंकि उनकी आवाज से ही उनकी क्या है, पहचान है। तो जैसे आपके कानों तक वो आवाज पहुंच रही है, आप तुरंत पहचान जा रहे हो कि अच्छा ये तो सुनिधि की आवाज है, या श्रेया की है, या कोई अरिजीत है, या कोई दूसरा अपने पास यहाँ पर जुबिन है। तो ये जो क्वालिटी है साउंड की, क्वालिटी ऑफ साउंड अपने पास किस चीज पे डिपेंड कर रही है कि जब आप उस वेव फॉर्म को सुन रहे हो तो आप ये वेव फॉर्म पहचानते हो, इसका मतलब, और ये वेव फॉर्म आपके कानों को रट गई है, आपके ब्रेन ने इसको इंटरप्रेट कर लिया है किसी इंसान के नाम से, अभी म्यूजिशियन के नाम से मैंने आपको बताया। अब मैं आपको कहता हूं कि यही जो अपने पास साउंड होता है, जो रिकॉग्निशन होती है ना वॉइस की, ठीक है, किसी भी, इस वॉइस रिकॉग्निशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड। तो क्वालिटी ऑफ साउंड क्या कहेंगे, साउंड का वो कैरेक्टरिस्टिक हो गया जिसमें अगर कोई दो साउंड सेम इंटेंसिटी के साथ गाई जाए। सेम इंटेंसिटी का मतलब आप लोग जानते हो, जैसा मैंने आपको बोला कि अगर दोनों गाना गाएंगे श्रेया और सुनिधि या अरिजीत और जुबिन, तो ये सेम इंटेंसिटी के साथ गाएं, मतलब कोई नोट्स में ऊपर नीचे नहीं करेगा, इनकी एनर्जी भी सेम रहेगी, ठीक है, तब भी आप पहचान लोगे, क्योंकि भाई दोनों की आवाज जो है वो अलग है। तो इंटेंसिटी भी सेम हो जाए और सेम पिच पर भी गाए, तब भी उन दोनों की आवाज एक दूसरे से मैच नहीं कर सकती है। यहां पर जो डिफरेंस है वो होता है वेव पैटर्न का। जो वेव पैटर्न है ना, दो लोगों की आवाज जो निकलती है वहां से जो वेव पैटर्न बनते हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो असलियत में यहाँ पे जो पूरा का पूरा खेल है वो किस चीज का, हमारे पास वेव पैटर्न का, जो कि आप अभी इससे समझ जाओगे। जैसे देखो ट्यूनिंग फोक है, फ्लूट है, ये ट्यूनिंग फोक का वेव पैटर्न है, जो कि आप नॉर्मली यहाँ पर क्रेस्टो क्रेस्ट्रो पढ़ते हो। नीचे फ्लूट में भी क्रेस्ट और ट्रो बन रही है, पर आपने एक चीज ध्यान दी, यहां पर एक थोड़ा सा ये हिल्स बन रहे हैं, पीक्स बन रहे हैं, तो इनको ना वेव पैटर्न्स कहते हैं। ये आपके पास वेव पैटर्न्स है। तो जो वेव पैटर्न्स है, वेव पैटर्न्स किससे साथ सब्जेक्टेड होते हैं, मेरे पास ऑब्जेक्ट के साथ, जो ऑब्जेक्ट उस तरीके के साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। मैं तो कहता हूं आपने जो फ्लूट है और जो वॉइस और वायलिन है, आप इन तीनों के वेव पैटर्न को देखो, इन तीनों के वेव पैटर्न में आपको कोई भी समानता नहीं दिखेगी, ठीक है। हो सकता है कि ये सारे के सारे एक ही तरीके का साउंड प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, बट दिस इज नोन एज वेव पैटर्न। तो कोई भी दो बॉडीज का वेव पैटर्न सेम नहीं हो सकता है। यहां पे ध्यान देंगे तो क्वालिटी और टिम्बर के बारे में आपको समझ आया। क्वालिटी और टिम्बर क्या होती है, ये सब्जेक्टेड होती है। सब्जेक्टेड का मतलब है कि भाई आपने किस तरीके की बॉडी अपने पास यूज करी है, तो ये सिमिलर नहीं हो सकता है कभी भी, जब तक कि दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं जो कि उस साउंड को प्रोड्यूस कर रहे थे वो सिमिलर ना हो जाए। तो ये पर्टिकुलरली मेरे पास किस पे डिपेंड करती है, वेव पैटर्न पर, ठीक है, वेव पैटर्न पे अपने पास से डिपेंड करेगा। मेरी बात ध्यान से समझना। अब जरा, अरे बस बस बातें नहीं, म्यूजिक और नॉइज को आप लोग समझो। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूजिक एंड नॉइज। अब मैं आपको बोलता हूं कि जो अपने पास म्यूजिक है, म्यूजिक का मतलब अभी तक आप लोगों ने समझा होगा कि भाई संगीत होता है जो म्यूजिक है, पर आपने एक चीज नहीं देखी है कि जब वो म्यूजिक जब बजता है तो उसमें जितने भी अपने पास आर्टिस्ट होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, उनके सामने म्यूजिकल नोट्स होते हैं, तो वो सभी के सब ना एक ही रिदम को फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर वो उस रिदम को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वही जो लुभावनी आवाज है वो आपके कानों को हल्ला लगने लग जाएगी। तो मैंने किस शब्द का इस्तेमाल करा है यहां पर, अपने पास रिदम का। तो म्यूजिक क्या होता है, म्यूजिक में अपने पास क्या होती है, रिदम होती है। तो म्यूजिक मेरे पास कहां पर देखने को मिलता है, म्यूजिक आपके पास रिदमिक होती है, और जो नॉइज है कैसा होता है, ये नॉन रिदमिक होता है, ठीक है। जैसे अब आपके पास क्लैप करने के लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, आप क्लैप करते हो, तो अगर मैं बोलूं 1 2 3 तो आप ये 3 बार क्लैप करोगे, फिर मैं दोबारा 1 2 3 बोलूंगा, 3 बार क्लैप करेंगे। तो ये क्या है, इस तरीके से हम लोग एक म्यूजिक प्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपके सामने एक रिदम रख दी कि 1 2 3 पर क्लैप हो, 1 2 3 पर क्लैप हो। अब मैं बोलूं कि नहीं भाई बस जस्ट क्लैप करना है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि आप लोग क्लैप तो करोगे, पर वो जो आवाज थी जो वहां से निकल रही थी वो किसी रिदमिक मोशन के साथ नहीं निकल रही, वो नॉन रिदमिक है और कानों को हल्ला भी लगेगी। या आप कोई बात कर रहे हो, चलो चलो हम लोगों ने बोला कि भाई हम सब मिलकर कोई गाना गाते हैं, तो अगर हम सब लोग मिलकर के कोई गाना गा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारा रिदम मैच होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा रिदम नहीं मैच होगा तो लोगों को क्या लगेगा, ये शोर कहां से आ रहा है, कि जा भाई 10 रुपए डाल दे, इसको कौन चिल्ला रही है, यही होगा। तो रिदम जो है, जो अपने पास रिदमिक मूवमेंट है वो ना बहुत जरूरी है, ठीक है, रिदम जो होता है अपने पास। तो जो म्यूजिक है, म्यूजिक कैसे प्रोड्यूस हो रही है मेरे पास, रिदमिक मूवमेंट से, और नॉइज कैसे प्रोड्यूस हो रहा है आपके पास, नॉन रिदमिक मूवमेंट से।
और क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं नॉइस में और म्यूजिक में अपने पास? क्या डिफरेंस कहना चाहोगे आप? बिल्कुल, जिस चीज की अभी हमने बात करी थी कि जो म्यूजिक होता है अगर आप उसे सुनोगे तो आपको अच्छा एहसास होगा, ठीक है, लुभावना कहते हैं जिसको। और वहीं जो मेरे पास नॉइस होता है ये कैसा होता है? ये अनप्लीजेंट है। किसके लिए अनप्लीजेंट है ये? एयर्स के लिए। जब आपके कान इसको सुनेंगे तो आपके कानों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आपके आसपास कोई शोर कर रहा है तो। और क्या डिफरेंस हो सकता है मेरे पास यहाँ पर म्यूजिक में और नॉइज में? क्या डिफरेंस आपने देखा है? बिल्कुल सही है कि जो नॉइज होता है ना, नॉइज जो है वो आपके पास एक लाउडर इंटेंसिटी के साथ आता है। जब हल्ला होता है तो हल्ला जब भी होगा कहीं पे नॉइज अगर मेरे पास प्रोड्यूस हो रही है तो आपके कानों को ऑलरेडी ऐसा लगता है कि ये बहुत तेज हो रहा है, जबकि म्यूजिक अगर तेज आवाज में भी बजेगा तो भी आपको लाउड नहीं लगेगा, ठीक है। वो किसके कारण हो रहा है? वो हो रहा है ड्यू टू रिदमिक मूवमेंट के कारण, ठीक है। तो ये अनप्लीजेंट टू ईयर्स है। और उसके साथ साथ कैसा लगता है नॉइज आपको? बिल्कुल, जैसे आप किसी के कान के पास जाकर के चिल्लाओगे तो ये हार्श टू ईयर्स है या फिर हम कह सकते हैं लाउडर है। जबकि म्यूजिक कैसा होता है आपके पास? फेंट। बिल्कुल सही बात। जो आपके पास म्यूजिक होती है, म्यूजिक कैसे प्रोड्यूस होती है? हमेशा हमारे पास पीरियोडिक, रेगुलर पीरियोडिक वाइब्रेशन या रेगुलर पीरियोडिक मोशन जो वहां पे पार्टिकल का है। जबकि जो अपने पास नॉइज है, नॉइज कैसे प्रोड्यूस हो रहा होगा वहां पर? जो नॉन पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। तो यहां पे जो म्यूजिक प्रोड्यूस हुई है वो कैसे प्रोड्यूस हुई है? पीरियोडिक वाइब्रेशंस के साथ। एग्जांपल इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है। तो ये अपने पास मेन डिफरेंस है किस किस के बीच में? म्यूजिक के बीच में और नॉइस के बीच में। अब इस चैप्टर में आपके पास बीच में कई सारे टर्म्स लिखे होंगे, एक फॉर्मूला भी लिखा होगा लॉ के टर्म्स में, वो आपके सिलेबस में नहीं है, उस पार्ट को आप स्किप कर दो, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको आपको शॉर्ट में पढ़ाया है क्योंकि ये आपके लिए शॉर्ट में ही जरूरी है। उस चीज पे नहीं जाएंगे जो चीज आपके सिलेबस में नहीं है। जो चीज ज्यादातर मैंने देखा है पूछते हुए वो लाउडनेस वाला एक पार्ट होता है। देखो इंटेंसिटी का मैं एक बार फिर से यहाँ पर मीनिंग आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड हमारे पास अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं कि कोई भी अपने पास इंटेंसिटी को ना एम्पलीट्यूड से कंपेयर ना करे, उल्टा इंटेंसिटी खुद एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो भी स्क्वायर में, ठीक है। इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी और जो लाउडनेस होती है, इंटेंसिटी को अभी आप ऐसा समझना कि इंटेंसिटी मेरे पास साउंड एनर्जी की वैल्यू है, ठीक है। इंटेंसिटी जो है आपके पास वो साउंड की एनर्जी की वैल्यू है। तो जो साउंड इंटेंसिटी होती है वो खुद किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो इसी के साथ आज हम लोगों का जो चैप्टर है यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक था, अब आज आप लोगों का जो चैप्टर है वो हमारे पास समाप्त हो गया है।